हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपके साथ अब लेकर आने वाला हूँ वन शॉट रिवीजन वीडियो। इसकी चारों यूनिट को एक एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा मैं आपको। 4 वीडियो आएंगी टोटल, चारों यूनिट आपकी उन वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगी डिटेल में। जो जो चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियोस करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंट्रोडक्शन। इस यूनिट को सबसे पहले देखते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें काफी सारी ऐसी चीजें दी गई है जो आपके सोल के मटेरियल में ही नहीं है, तो वो चीजें फिर आपको कवर नहीं करनी है, क्योंकि उनमें से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है नहीं आएंगे, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में ही नहीं दी गई है। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई हैं। देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स का मीनिंग होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट आर प्लेटफॉर्म और सिस्टम दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव, करेंसी एंड कमोडिटी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या सिस्टम है जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सचेंज कर पाते हैं, खरीद और बेच पाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव, करेंसी एंड कमोडिटीज। दे इनेबल इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल, इन्वेस्ट सरप्लस फंड एंड ट्रांसफर रिस्क। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इनेबल करती है एक इंडिविजुअल को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को कि वो कैपिटल को रेज कर पाए, अपना जो सरप्लस फंड है उसे इन्वेस्ट कर पाए और अपने रिस्क को ट्रांसफर कर पाए। तो ये चीज कहलाती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के आपके फंक्शन क्या क्या हो जाते हैं? तो पहला फंक्शन होता है कैपिटल फॉर्मेशन का। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केट की मदद से जो बिजनेस होते हैं वो कैपिटल रेज कर पाते हैं। तो देखिए, बिजनेसेस कंपनी कैन इशू शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स टू गैदर फंड फॉर एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन। जो बिजनेस होते हैं वो शेयर इशू कर पाते हैं, बॉन्ड इशू कर पाते हैं, डिबेंचर इशू कर पाते हैं, जिसकी मदद से उन्हें फंड मिल जाते हैं अपने एक्सपेंशन और ऑपरेशन के लिए। गवर्नमेंट कैन इशू सिक्योरिटीज टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट और मैनेज डेफिसिट। गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज इशू करती है जिससे वो पब्लिक प्रोजेक्ट को फंडेड कर पाए और डेफिसिट को मैनेज कर पाए। दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डायरेक्टिंग रिसोर्सेज टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसकी मदद से क्या होता है? इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्ट हो पाते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्राइस डिस्कवरी का। तो फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करती हैं? किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो डिसाइड करती हैं। इन्वेस्टर एंड इश्यूअर नेगोशिएट प्राइस लेंडिंग टू इक्विलिब्रियम वेयर बोथ पार्टी एग्री। जो इन्वेस्टर होते हैं, इश्यूअर होते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस के लिए और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर वो दोनों एग्री कर जाते हैं, वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग इंश्योर दैट प्राइस रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट गाइडेड बाय मार्केट फोर्स एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग होती है फाइनेंशियल मार्केट में, उससे क्या हो पाता है? किसी भी एसेट की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट हो पाती है, जिससे मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फंक्शन होता है लिक्विडिटी का। तो फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर दैट एसेट कैन इजीली बोट एंड सोल्ड। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो लिक्विडिटी को बनाकर रखती हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी एसेट को आसानी से खरीदा जा सके और बेचा जा सके फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। स्टॉक मार्केट अलाउ शेयर होल्डर टू लिक्विडेट देयर होल्डिंग व्हेनेवर नीडेड। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है? जब शेयर होल्डर चाहे तब अपनी जो होल्डिंग है उसे सेल करके पैसा कैश ले सकते हैं या लिक्विड कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स को।
और मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड फॉर इमीडिएट लिक्विडिटी नीड। जो मनी मार्केट होती है उसके अंदर भी आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड हो जाते हैं लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी बेनिफिट बोथ इन्वेस्टर एंड इशूअर। जो लिक्विडिटी होती है वो दोनों के लिए बेनिफिट होती है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और इशूअर्स के लिए भी। नेक्स्ट फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑफर इंस्ट्रूमेंट लाइक डेरिवेटिव टू हेज अगेंस्ट रिस्क। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जैसे कि डेरिवेटिव हो गए जो कि आपके रिस्क को कम कर देते हैं। हेजिंग क्या होती है? इन्वेस्टर कैन इशू फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट। इन्वेस्टर अपने ऑप्शंस का, फ्यूचर का और स्वैप्स का यूज कर सकते हैं प्राइस मूवमेंट के एडवर्स इम्पैक्ट से बचने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, तो मार्केट इनेबल इन्वेस्टमेंट इन अ रेंज ऑफ एसेट टू स्प्रेड एंड मैनेज रिस्क। जो मार्केट होती है वो इन्वेस्टमेंट को काफी सारी रेंज में स्प्रेड कर देती है जिससे क्या हो जाता है? रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट डायरेक्ट फंड टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो अपने फंड्स को जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। तो मैचिंग सेवर्स एंड बोरोवर, सेविंग फ्रॉम हाउसहोल्ड फ्लो टू बिजनेस और प्रोजेक्ट नीडिंग कैपिटल। जो इससे क्या होता है, जो हाउसहोल्ड्स की सेविंग होती है वो किस जगह पर पहुंच जाती है? जहां पर कैपिटल की जरूरत होती है जिन बिजनेस और प्रोजेक्ट को, वहां पर इन्वेस्ट हो पाती है। मार्केट सिग्नल, तो हाई प्राइस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल सेक्टर प्रमोटिंग एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। जिस भी इन्वेस्टमेंट के प्राइजेस हाई होंगे तो उससे क्या होता है, वो एक प्रॉफिटेबल सेक्टर माना जाता है और उससे एफिशिएंसी एंड ग्रोथ भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हैगा फैसिलिटेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन टू सेव एंड इन्वेस्ट। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, कि वो पैसे को सेव कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट कैटर टू डाइवर्स रिस्क एपेटाइट। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उनमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी होती हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकरेजिंग सेविंग कल्चर, तो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट इनकरेज इंडिविजुअल टू सेव एंड इन्वेस्ट रेदर देन होल्ड कैश। तो जो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी होती है उससे इंडिविजुअल इनकरेज होते हैं कि वो अपना पैसा कैश में होल्ड ना करें, उसे सेव और इन्वेस्ट कर दें। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है द रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बाय सेंट्रलाइजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल मार्केट लोअर द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर बायर एंड सेलर। सारी चीजों को, सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी को सेंट्रलाइज करके फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं उन्होंने क्या कर दिया है, जो बायर और सेलर को सर्च करने की कॉस्ट होती थी उसे रिड्यूस कर दिया है। तो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज फॉलो स्पेसिफिक नॉर्म रिड्यूसिंग नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्सिटीज। सिक्योरिटीज को एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया है जिसकी वजह से क्या होता है, नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो गई हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑन एक्सचेंज लोअर द पर यूनिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और जितना ज्यादा वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन होती है एक्सचेंज के ऊपर उतनी ही उसकी पर यूनिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट इनेबल क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो। फाइनेंशियल मार्केट की मदद से आप क्या कर पाते हैं, क्रॉस बॉर्डर में भी कैपिटल फ्लो कर पाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में भी अपनी कैपिटल लगा पाते हैं। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फैसिलिटेट करेंसी ट्रेडिंग फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसकी मदद से आप क्या कर पाते हैं, जो ग्लोबल करेंसी है उसके अंदर ट्रेडिंग कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कैपिटल एक्सेस, तो कंपनी या गवर्नमेंट कैन रेज फंड इंटरनेशनली बाय इशूइंग बॉन्ड और स्टॉक इन फॉरेन मार्केट। और जो कंपनीज और गवर्नमेंट है वो फंड को रेज कर सकती हैं फॉरेन मार्केट के अंदर भी बॉन्ड और स्टॉक को इशू करके। तो इस तरीके से आपकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए नेक्स्ट हैगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग फंड, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑफरिंग इंश्योरेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फंड्स को लैंड करना, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना और इंश्योरेंस वगैरह ऑफर करना।
दे एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्टिंग सेवर्स एंड बोरोवर। ये एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करते हैं बोरोवर्स और सेवर्स के बीच में, कि सेवर्स की जो सेविंग है वो बोरोवर्स के जो रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंच सके, उन्हें मिल सके। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का फंक्शन होता है कनेक्ट सेवर्स हु सप्लाई फंड विद बोरोवर्स हु डिमांड फंड। मतलब जिन्हें फंड की जरूरत है और जिनके पास फंड है उनके बीच में एक तरीके का इंटरमीडिएशन का काम करना, कि सेवर से बोरोवर तक पास फंड को पहुंचाना। एग्जाम्पल में बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड लोन टू बिजनेस। बैंक एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जो डिपॉजिट इंडिविजुअल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसे एक्सेप्ट करती है, और जिन्हें उस अमाउंट की जरूरत होती है कि जैसे कि बिजनेस वगैरह को उनकी लोन के फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड करवाती है। आउटकम क्या होता है? तो इससे फैसिलिटेट द एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल है उसका अच्छे से यूज हो पाता है। नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। तो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू मीट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड। ये इंश्योर करते हैं कि इतने फंड की अवेलेबिलिटी रहे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड के लिए जो फंड की जरूरत है उसे मीट आउट किया जा सके। एग्जाम्पल जैसे बैंक प्रोवाइड कैश विड्रॉल टू डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर होते हैं उन्हें जब वो चाहें तब बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं। मनी मार्केट फंड ऑफर लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो मनी मार्केट के फंड होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसका आउटकम क्या होता है? प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बिजनेस की और इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए। मैकेनिज्म क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को। डेरिवेटिव एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक टू हेज रिस्क लाइक करेंसी। और जो हेजिंग बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह होती हैं वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाती हैं हेजिंग का जो रिस्क होता है उसे कम करने के लिए। आउटकम क्या होता है? इससे रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटी कम हो जाती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी मदद से। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो इनेबल स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो स्मूथ ट्रांजैक्शन को इनेबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि बैंक प्रोसेस पेमेंट वाया चेक, क्रेडिट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। जैसे कि बैंक में आप काफी सारी चीजों की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से। उसके अलावा क्लियरिंग हाउस सेटल सिक्योरिटी ट्रेड बिटवीन बायर एंड सेलर। जो क्लियरिंग हाउस होता है वो सिक्योरिटीज के सेटलमेंट करता है बायर और सेलर्स के बीच में। इसका आउटकम क्या होता है? सपोर्ट एफिशिएंट कॉमर्स एंड ट्रेड। इससे जो आपका कॉमर्स और ट्रेड है वो एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। तो इनकरेज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन टू सेव। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो अपने पैसे को सेव करें। जैसे कि बैंक ऑफर सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट और पेंशन फंड प्रोवाइड रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन। इसका आउटकम क्या होता है? क्रिएट अ पूल ऑफ फंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे जो फंड होता है उसका एक पूल क्रिएट हो जाता है जिसे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ फंड। तो डायरेक्ट फंड टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फंड को डिपॉजिटर से लेकर उसे सबसे प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म फंड स्टार्टअप विद ग्रोथ पोटेंशियल, कमर्शियल बैंक लेंड टू बिजनेस बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस। इसका आउटकम क्या होता है? प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एफिशिएंसी और डेवलपमेंट इससे बढ़ जाता है आपका। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और इनोवेशन के लिए। जैसे कि डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए जो डेवलपमेंट बैंक होती हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एक्विजिशन एंड आईपीओ। जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो मर्जर एक्विजिशन और आईपीओ को फैसिलिटेट करती है। इसका आउटकम क्या होता है? एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है इससे। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स की होती है? तो दो तरीके की फाइनेंशियल मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आपकी काफी सारे पार्ट हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वहीं कैपिटल मार्केट में आपके दो पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले मनी मार्केट क्या होती है? द मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड। मनी मार्केट एक ऐसी सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट की जहां पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है। इट डील्स विद हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट टिपिकली हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। ये किसके साथ डील करती हैं? हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करती हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल या 1 साल से कम का होता है। It play a crucial role in providing liquidity to economy, facilitating short-term borrowing and lending for government। ये फैसिलिटेट करती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, गवर्नमेंट के लिए लेंडिंग प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस को लेंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम होता है मनी मार्केट का। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है मनी मार्केट की? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो डील्स विद इंस्ट्रूमेंट दैट नेचर इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है उनके साथ ये डील करती है। लिक्विडिटी तो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट दैट कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसके अंदर सिर्फ हाईली लिक्विड एसेट्स के साथ डीलिंग होती है जो कि हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। सेफ्टी तो इंस्ट्रूमेंट और जनरली लो रिस्क ड्यू टू देयर शॉर्ट टर्म नेचर। शॉर्ट टर्म नेचर की वजह से जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लो रिस्क के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट तो प्राइमरी इन्वॉल्व बैंक, सेंट्रल बैंक, म्यूचुअल फंड एंड कॉर्पोरेशन। कौन कौन आ जाता है इसके अंदर? आपके बैंक, सेंट्रल बैंक, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेशन आ जाती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट तो इंक्लूड फॉर्मल मार्केट एंड इनफॉर्मल वन। इसके अंदर आपकी दोनों तरीके की मार्केट्स आ जाती हैं, फॉर्मल जो कि सेंट्रल बैंक से रेगुलेट होती है और इनफॉर्मल जो रेगुलेट नहीं होती है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है मनी मार्केट की? तो हेल्प बिजनेस एंड गवर्नमेंट मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड। अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड है बिजनेस या गवर्नमेंट की, उसे मैनेज करने में हेल्प करती हैं ये। एट सेंट्रल बैंक इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी ला सके उसमें मदद करती है, इम्प्लीमेंट कर सके। फैसिलिटेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट कैश फ्लो। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना और कैश फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करना, ये काम होता है आपका मनी मार्केट का। मनी मार्केट के पार्ट्स या टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला आता है इसके अंदर ट्रेजरी बिल, जिसे हम टी बिल भी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट टू रेज फंड। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू करती है और ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो आपका 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज का होता है। नेचर क्या होता है? जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। ये एक तरीके का जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट इशू तो डिस्काउंट पर करती है और रिडीम उसे जब करती है तो फेस वैल्यू पर रिडीम कर लेती है। पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं इसके? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसे के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पर्पस क्या होता है? यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट को जब लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना पड़ता है तब वो ट्रेजरी बिल को इशू करती है। सेकंड होता है हमारा कमर्शियल पेपर। तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय लार्ज फाइनेंशियल साउंड कॉर्पोरेशन। जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं वो ये कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। इसे हम एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 दिन से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। नेचर क्या होता है इसका? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। डिस्काउंट पर इशू होता है, फेस वैल्यू पर रिडीम हो जाता है। पार्टिसिपेंट इसके होते हैं कॉर्पोरेशन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसका पर्पस क्या होता है? यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस टू मीट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड लाइक इन्वेंट्री एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इन्वेंट्री और ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए जिन कंपनीज को शॉर्ट टर्म फंडिंग की जरूरत होती है वो इसे इश्यू करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरीके का नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है रेंज फ्रॉम 7 डे टू 1 ईयर फॉर बैंक एंड अप टू 3 ईयर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 7 दिन से लेकर 1 साल तक बैंक के लिए और 7 दिन से लेकर 3 साल तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। नेचर क्या होता है? इशूड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी। ये आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ इशू करते हैं और एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप इसे रिडीम कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं इसके? बैंक, कॉर्पोरेशंस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसके पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं।
पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड एन एवेन्यू फॉर बैंक टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। जो बैंक को जब फंड की जरूरत हो शॉर्ट टर्म, तो वो उनके लिए एक अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट आता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे हम रेपो या फिर रिवर्स रेपोज भी बोलते हैं। तो एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी सेल सिक्योरिटी विद अ प्रॉमिस टू रिपर्चेज देम एट लेटर डेट। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी अपनी सिक्योरिटीज को एक एग्रीमेंट के साथ सील करती है कि वो फ्यूचर डेट पर इन्हें दोबारा रिपर्चेज कर लेगी। रेपो रेट क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट एट विच रेपो आर कंडक्टेड। जो ये चीज जिस रेट पर होती है इंटरेस्ट रेट पर, उसे कहा जाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो क्या होता है? व्हेन अ पार्टी बाय सिक्योरिटी एंड एग्री टू सेल देम लेटर। रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी सिक्योरिटीज को परचेज करती है और प्रॉमिस करती है, मतलब डिसाइड करती है कि फ्यूचर में डेट पर इसे वापस सेल कर देगी, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो। इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पर्पस क्या होता है? यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी एंड इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इसे यूज करती है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉल मनी मार्केट। तो अ सेगमेंट वेयर फंड आर लेंट एंड बोरोड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, टिपिकली ओवरनाइट और अप टू 14 डेज। कॉल मनी मार्केट एक ऐसी सेगमेंट है कि जहाँ पर जो आप फंड्स हैं वो लेंट या बोरो करते हैं, कितने पीरियड के लिए? सिर्फ एक रात से लेकर 14 दिन तक के लिए इन्हें बोरो करते हैं। नेचर क्या होता है? हाईली लिक्विडिटी होती है और अनकोलेटराइज्ड लोन होते हैं ये। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पर्पस क्या होता है? यूज्ड बाय बैंक टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। बैंक यूज करती है इसे अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये हो गए आपके मनी मार्केट के पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका रोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट। जो सेंट्रल बैंक होती है उसका मनी मार्केट में क्या रोल होता है? तो पहला आता है इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी। मनी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लिक्विडिटी कैसी रहेगी, उसे एडजस्ट करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। रेगुलेटिंग पार्टिसिपेंट, इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस। जो भी इसके पार्टिसिपेंट है उनके बीच में स्टेबिलिटी बनाकर रखना और वो सारी चीजें कंप्लाई कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये भी रोल किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट है मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैनेज करना, इशू करना, रिडीम करना ट्रेजरी बिल को, ये भी किसे देखना होता है? सेंट्रल बैंक को। इसके अलावा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, now the next is capital market. The capital market is a financial market where long term debt and equity instrument are traded. capital market क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। It facilitates the raising of long-term funds for business, government, and other entity while providing investor with avenue to invest their saving for better return. ये क्या करता है? ऐसे बिजनेस, गवर्नमेंट या अदर एंटिटीज जिन्हें लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत होती है उन्हें फंड्स प्रोवाइड करवाता है और इन्वेस्टर को एक प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहां पर वो अपनी सेविंग्स को बेटर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो डील्स विद सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसी सिक्योरिटी जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती है उनके साथ डील करता है कैपिटल मार्केट। इंक्लूड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके की मार्केट आ जाती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इंक्लूड इक्विटी शेयर एंड डेट बॉन्ड। इसके अंदर आपके इक्विटी शेयर और डेट बॉन्ड हो जाते हैं। रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल अथॉरिटी लाइक सेबी एंड एसईसी। फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहले रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू रेज फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस और गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा पाती है जहां से वो अपने लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर, तो इनेबल इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू कैश व्हेन नीडेड। ये इन्वेस्टर को बाइंग एंड सेलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि जब उन्हें कैश की जरूरत हो तो वो सेल कर सके और बाय कर सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मोबिलाइज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। सेविंग को ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाना जिससे क्या हो, नेशन का डेवलपमेंट हो सके। प्राइस डिस्कवरी, डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर सिक्योरिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना। और रिस्क मैनेजमेंट, तो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हेल्पिंग इन्वेस्टर मैनेज रिस्क। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को डाइवर्सिफाई कर देना जिससे क्या हो, इन्वेस्टर का रिस्क कम हो जाए। तो वो चीज आ जाती है आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर।
अब नेक्स्ट टॉपिक है अगर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो द कैपिटल मार्केट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। पहले आती है हमारी प्राइमरी मार्केट जिसे हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसी सेगमेंट कैपिटल मार्केट की जहां पर न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं और डायरेक्टली उन्हें सोल्ड करा जाता है इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम, वो चीज कहलाती है आपकी प्राइमरी मार्केट। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं? फंड रेज्ड गो डायरेक्टली टू द इशूअर। जो ये फंड रेज्ड होते हैं इस मार्केट के अंदर वो डायरेक्टली कंपनीज के पास जाते हैं या जिन्होंने वो सिक्योरिटीज इशू करी होती है उनको मिलता है। इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक, अंडरराइटर एंड ब्रोकर। इसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, अंडरराइटर्स हो गए या ब्रोकर्स हो गए। हेल्प कंपनीज रेज फ्रेश कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन और डेट रिपेमेंट। ये कंपनीज की हेल्प करती हैं फ्रेश कैपिटल इशू करने में जिससे बिजनेस अपना एक्सपेंशन कर सके, मॉडर्नाइजेशन कर सके और डेट की रिपेमेंट कर सके। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर ट्रेड करे जाते हैं? तो पहला आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है पब्लिक को तो वो कहलाता है आपका आईपीओ, ये इसके अंदर होता है। सेकंड होता है फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफर जिसे कहा जाता है एफपीओ। तो एडिशनल शेयर इशुएंस बाय ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, पहले से जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने एडिशनल शेयर इशू करती है वो कहलाता है एफपीओ। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सिक्योरिटी सोल्ड डायरेक्टली टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर रेदर देन पब्लिक। इसके अलावा इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज होती हैं वो कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या कंपनीज को सेल करी जाती है। नेक्स्ट आता है राइट इशू। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर गिवन द राइट टू बाय एडिशनल सिक्योरिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस। राइट इशू में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें राइट मिलता है कि वो जो पहले से शेयर्स हैंगे उनके बदले में और उन्हें एडिशनल शेयर वो परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर। पर्पस क्या होता है इसका, तो फैसिलिटेट द इनफ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इनटू बिजनेस। बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म फंड आता है इसकी मदद से। नेक्स्ट इज इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग प्लेटफॉर्म। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को इनकरेज करती है एक फंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट जिसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। तो द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट वेयर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर। एक ऐसी जगह है जहां पर जो पहले से सिक्योरिटीज इशू हो रखी हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच में सिर्फ ट्रेड होती हैं, वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। की फीचर्स क्या क्या हो जाते हैं, तो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो पहले से इसी सिक्योरिटी है उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ओकर ऑन स्टॉक एक्सचेंज ओवर द काउंटर मार्केट। जो ट्रांजैक्शन होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होती है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जो इनके सिक्योरिटीज के प्राइस हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए या फिर ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पर्पस क्या होता है इनका, फैसिलिटेट द रिसेल ऑफ सिक्योरिटीज मेकिंग इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव। इसकी मदद से क्या होता है, सेल होती सिक्योरिटीज की रिसेल होती है और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है। हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी बाय रिफ्लेक्टिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइस डिस्कवरी होती है सिक्योरिटीज का फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करके, ठीक है। अब जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कुछ कैटेगरी है। पहले आते हैं इसके अंदर इक्विटी मार्केट होती है एक, अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग शेयर ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। जो इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें ट्रेड करने के लिए जो मार्केट होती है वो कहलाती है इक्विटी मार्केट। इसके फीचर्स होते हैं इन्वेस्टर बिकम पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ कंपनी एंड में रिसीव डिविडेंड। जो इक्विटी मार्केट के अंदर सेल परचेज करते हैं शेयर को वो इन्वेस्टर क्या बन जाते हैं, कंपनी के ओनरशिप के उतने पार्ट के ओनर बन जाते हैं और उन्हें इसके बदले में डिविडेंड मिलता है। हायर रिस्क कंपेयर टू डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिस्क होता है इनके अंदर लेकिन उतना ही रिटर्न की पोटेंशियल भी ज्यादा होती है। सेकंड होती है डेट मार्केट। तो मार्केट फॉर ट्रेडिंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, एक ऐसी मार्केट जहां पर फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती है उससे कहा जाता है डेट मार्केट, जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर जहां सेल करे जाए। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, इन्वेस्टर लैंड मनी टू इश्यूअर। जो इन्वेस्टर होते हैं वो इश्यूअर को मनी देते हैं एंड अर्न पेरियोडिक इंटरेस्ट, और उसके बदले में उन्हें पेरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता है। कंसिडर्ड लेस रिस्की देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और इसे हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कम रिस्की मानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जिसे हम का नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from the performance of underlying asset index और इंटरेस्ट रेट। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हम किसकी मदद से डिटरमाइन करते हैं? किसी एसेट की परफॉर्मेंस, इंडेक्स की परफॉर्मेंस या इंटरेस्ट रेट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी। जो अंडरलाइंग एसेट है वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी या सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क, स्पेकुलेशंस एंड आर्बिट्रेज। जो डेरिवेटिव है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? हेजिंग रिस्क और स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज की फीचर ऑफ डेरिवेटिव की जो डेरिवेटिव होते हैं उसके फीचर क्या क्या होते हैं? पहला आएगा अंडरलाइंग एसेट। तो द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज लिंक टू प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एसेट के ऊपर डिपेंड करती है जिसकी परफॉर्मेंस है उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। लिवरेज, तो डेरिवेटिव अलाउ कंट्रोल ओवर लार्ज पोजीशन विद स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डेरिवेटिव क्या अलाउ करते हैं? लार्ज पोजीशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। स्टैंडर्डाइजेशन, तो मोस्ट डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज हैविंग स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। जो डेरिवेटिव होते हैं उनके ट्रेडिंग का एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर्पस क्या होता है? यूज टू मैनेज रिस्क, स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट और आर्बिट्रेज प्राइस डिफरेंस। रिस्क को मैनेज करना, प्राइस मूवमेंट की स्पेकुलेशन को मैनेज करना और आर्बिट्रेज करना प्राइस डिफरेंस को, ये इसका पर्पस होता है। डेरिवेटिव के चार टाइप्स होते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जिसके अंदर वो बाय या सेल करने के लिए रेडी होते हैं किसी एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर और एक फ्यूचर डेट के ऊपर, वो कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। की फीचर क्या होते हैं? ट्रेडेड ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है और एक्सपोज बोथ पार्टी टू काउंटर पार्टी रिस्क, और दोनों पार्टी का रिस्क इसमें होता है। ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? हेजिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन जो होती है उसके अगेंस्ट हेज होता है, और स्पेकुलेशंस होते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट टू बाय और सेल एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर एक एसेट को पहले से डिटरमाइंड प्राइस पर एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर परचेज या सेल करने का एग्रीमेंट होता है। की फीचर क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज। जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और जो एक्सचेंज होते हैं वो इन्हें रेगुलेट करते हैं। मार्केटेड टू मार्केट डेली रिड्यूसिंग काउंटर पार्टी रिस्क। ये डेली मार्केटेड टू मार्केट होते हैं, मतलब डेली बेसिस पर मार्केट होते हैं, इसलिए इनमें काउंटर पार्टी रिस्क कम होता है। रिक्वायर एन इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट एज कोलेटरल, लेकिन इसके लिए आपको एक इनिशियल कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। यूजेस क्या क्या होते हैं? हेजिंग अगेंस्ट अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट। जो अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट होती है उसके अगेंस्ट ये हेज प्रोवाइड करवाते हैं। और स्पेकुलेशन ऑफ प्राइस चेंज, और प्राइस चेंज के ऊपर इसमें स्पेकुलेशन होती है। थर्ड होता है ऑप्शंस। तो एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव द बायर द राइट टू बाय और सेल एन एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस बिफोर और ऑन अ सर्टेन डेट। ऑप्शन के अंदर क्या होता है? बायर के पास राइट होता है कि वो किसी एसेट को बाय या सेल कर सकता है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर किसी एक सर्टेन डेट या डेट से पहले पहले। ठीक है। टाइप क्या होते हैं इसके? कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन में द राइट टू बाय द एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस, पहले से प्राइस डिसाइड होता है उसके ऊपर राइट को एसेट को खरीदना वो कहलाता है कॉल ऑप्शन, और एसेट को सेल करना वो कहलाता है आपका पुट ऑप्शन। की फीचर क्या होते हैं? द बायर पे अ प्रीमियम टू सेलर फॉर ऑप्शन। जो बायर होता है वो सेलर को ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे करता है। लिमिटेड रिस्क फॉर द बायर, बायर के लिए इसमें क्या होता है? रिस्क वो लिमिटेड होता है। यूजेस क्या होते हैं? हेजिंग अगेंस्ट लॉसेस, लॉसेस के अगेंस्ट हेजिंग होती है। और स्पेकुलेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट के ऊपर इसमें स्पेकुलेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वैप। स्वैप क्या होता है? स्वैप इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टीज एग्रीड टू एक्सचेंज कैश फ्लो बेस्ड ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंडिसेस। एक स्वैप जो होता है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो दोनों पार्टी होती हैं वो एग्री करती हैं कैश फ्लो के बेसिस पर एक्सचेंज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंडिसेस को।
टाइप्स क्या होते हैं स्वैप्स के? इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है और करेंसी स्वैप होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड रेट पेमेंट फॉर फ्लोटिंग रेट पेमेंट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की जो पेमेंट होती है उसे फ्लोटिंग रेट के साथ एक्सचेंज करना, वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। और करेंसी स्वैप में एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन वन करेंसी फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी। एक करेंसी में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसे एक्सचेंज करना दूसरी करेंसी के इंटरेस्ट और एक्सचेंज के साथ, वो कहलाता है स्वैप। की फीचर क्या होते हैं? ट्रेडेड ओवर द काउंटर होता है, हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं, प्राइमली यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड लार्ज कॉर्पोरेशन। यूजेस क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है उसे मैनेज करने में हेल्प करता है और करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव को अप्लाई कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले हेजिंग। हेजिंग क्या होती है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट। किसी एसेट के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क होता है उससे प्रोटेक्ट करना होता है, तो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। स्पेकुलेशन, तो डेरिवेटिव अलाउ ट्रेड टू प्रॉफिट फ्रॉम प्रेडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट विदाउट ओइंग द अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव क्या अलाउ करता है कि हम प्रॉफिट कमा सकें किसी एसेट की प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर बिना एसेट को ओन करे, वो चीज कहलाती है आपकी स्पेकुलेशन। आर्बिट्रेज क्या होता है? एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम एसेट। सेम एसेट के लिए अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस डिटरमाइन करना या सेल परचेज करना, वो चीज कहलाती है आर्बिट्रेज। रिस्क मैनेजमेंट, तो कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज डेरिवेटिव टू मैनेज वेरियस फाइनेंशियल रिस्क। जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डेरिवेटिव का यूज करते हैं अलग अलग फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए। इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, एक्सचेंज रेट का रिस्क हो या कमोडिटी प्राइस का रिस्क हो, कुछ भी हो। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या होते हैं डेरिवेटिव के? तो एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट टूल है एक, इनहांस करता है मार्केट की लिक्विडिटी को, प्रोवाइड करवाता है अपॉर्चुनिटी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के लिए, और हेल्प करता है प्राइस डिस्कवरी में, किसी एसेट की प्राइस डिस्कवरी करने में। रिस्क क्या क्या होते हैं? मार्केट रिस्क होता है, तो प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट कैन मूव अनप्रिडिक्टेबली, कि जो एसेट होता है उसका प्राइस कैसा भी मूव कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट का रिस्क रहता है। लिवरेज रिस्क होता है, तो हाई लिवरेज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉसेज, अगर ज्यादा लिवरेज हो जाएगी तो ज्यादा लॉस हो जाते हैं कई बार। कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क होता है, तो डेरिवेटिव आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर एक्सपर्टीज। डेरिवेटिव में डील करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी आपको अभी एडवांटेज दिए हैं डेरिवेटिव मार्केट के, जो डेरिवेटिव में डील करने वाली मार्केट होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो डेरिवेटिव आर प्राइमली यूज टू हेज और मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। डेरिवेटिव किस चीज में हेल्प करते हैं? फाइनेंशियल रिस्क को हेज और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड आता है प्राइस डिस्कवरी, तो डेरिवेटिव मार्केट कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी वेयर ट्रू मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज डिटरमाइन। जो डेरिवेटिव मार्केट होती है वो किसी अंडरलाइंग एसेट के ट्रू मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, तो डेरिवेटिव स्पेशली दोज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एनहांस लिक्विडिटी इन अंडरलाइंग एसेट। ऐसे डेरिवेटिव जो कि एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं वो जब ट्रेड होते हैं तो वो लिक्विडिटी को इनहांस कर देते हैं। उसके अलावा लिवरेज, तो डेरिवेटिव प्रोवाइड द एबिलिटी टू टेक लार्जर पोजीशन विद अ स्मॉलर कैपिटल आउटलेट ड्यू टू यूज ऑफ लिवरेज। जो डेरिवेटिव होते हैं उसके अंदर हम एक लार्जर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि इसके अंदर लिवरेज होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट एफिशिएंसी, तो डेरिवेटिव कैन ऑफर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर हेजिंग और स्पेकुलेटिंग। जो डेरिवेटिव होते हैं वो हेजिंग और स्पेकुलेटिंग के लिए एक अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो डेरिवेटिव प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। जो डेरिवेटिव होते हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो कितने भी डेरिवेटिव में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन अपॉर्चुनिटी, तो डेरिवेटिव मार्केट एनेबल स्पेकुलेशन ऑन डायरेक्शन ऑफ एसेट प्राइस। डेरिवेटिव मार्केट होती है उसके अंदर आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं एसेट के प्राइस के अकॉर्डिंग, जिस डायरेक्शन में एसेट का प्राइस जा रहा है उस डायरेक्शन में आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क क्या क्या होता है? सबसे पहला रिस्क होता है इसमें लिवरेज का रिस्क, तो व्हाइल लिवरेज कैन एम्पलीफाई गेन इट आल्सो इंक्रीज पोटेंशियल फॉर लॉसेस। लिवरेज से जैसे आपका गेन बढ़ता है वैसे ही आपके लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
काउंटर पार्टी रिस्क होता है मतलब डिफॉल्ट का रिस्क होता है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव लाइक फॉरवर्ड एंड स्वैप दैट देयर इज अ रिस्क दैट काउंटर पार्टी में डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने वाली पार्टी है वो डिफॉल्ट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मार्केट रिस्क होता है तो डेरिवेटिव आर सब्जेक्ट टू सेम मार्केट रिस्क एज द अंडरलाइंग एसेट इंक्लूडिंग वॉलेटिलिटी एंड प्राइस फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट का रिस्क भी इसके अंदर होता है। कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क तो डेरिवेटिव कैन हाईली कॉम्प्लेक्स रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इफेक्टिवली। डेरिवेटिव के जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है इनके साथ डील करने के लिए। लिक्विडिटी का रिस्क होता है तो व्हाइल द डेरिवेटिव जनरली इनहांस लिक्विडिटी इन सम केसेस सर्टेन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लैक सफिशिएंट मार्केट पार्टिसिपेंट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एग्जिट पोजीशन विदाउट इनकरिंग अ लॉस। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जो डेरिवेटिव होते हैं वो लिक्विडिटी को इनहांस कर देते हैं कुछ केसेस के अंदर। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर लिक्विडिटी का रिस्क भी आ जाता है। रेगुलेटरी रिस्क होता है, डेरिवेटिव मार्केट को ओवर द काउंटर होता है इसमें सारी ट्रांजैक्शन, तो रेगुलेट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। रेगुलेशंस कई सारी होती हैं जो इसकी वैल्यू को इम्पैक्ट कर देती हैं, तो ये भी एक रिस्क आ जाता है। मार्जिन कॉल्स होती है तो इन डेरिवेटिव लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन कॉल ऑकर व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मूव अनफेवरेबली। कई बार क्या होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब वैल्यू होती है जो डेरिवेटिव की वो अनफेवरेबली मूव कर जाती है तो मार्जिन कॉल्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरिंग द इन्वेस्टर टू डिपॉजिट मोर मनी, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें और मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके रिस्क एसोसिएटेड होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के साथ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 2 की आपकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गई। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी मैंने आपको कवर करवा दी हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।